नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 10 नवंबर 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल देखेंगे, सेटिंग द टेबल। इस आर्टिकल में जानेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो आज और कल 2 दिन की जो मीटिंग बुलवाई गई है, अभी जो तालिबान ने टेक ओवर किया है अफ़गानिस्तान में, उस मुद्दे को लेकर जानेंगे। दूसरा, इंडियाज़ ग्रीन ट्रांजिशन। इस आर्टिकल में किस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर सकते हैं, जो टारगेट है 2070 में नेट ज़ीरो एमिशन को अचीव करने का, वो कैसे अचीव हो सकता है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या यहाँ पर मुश्किलें हो सकती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इस मुद्दे को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा आर्टिकल रहेगा चेन्नई वार्निंग। चेन्नई में देखो फ्लड्स अभी देखने को मिल रही है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि 2015 के बाद में अभी तक ये आप देखो, मान लो कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव हो रहा है नवंबर के मंथ में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। और फिर ये द न्यूएस्ट डिजीज़ कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के लोगों की बॉडीज़ में अब कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो चुके हैं, और ऐसा ही कुछ अभी डायग्नोज हुआ है कनाडा में। तो सवाल ये है कि क्या ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बीमारियां अभी शुरू हुई है जब डेवलप्ड कंट्रीज़ के सिटीजन्स में ये सिम्टम्स कुछ आने लग गए हैं, या ये पहले से प्रॉब्लम चल रही थी जब इंडिया की कैपिटल दिल्ली में या फिर कानपुर में जो लोग रहते हैं उन लोगों को मास्क पहनने पर मजबूरी आ चुकी थी आज के 2-3 साल पहले से ही। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है। फ़र्क इतना सही है कि हाँ, वेस्टर्न डेवलप्ड सोसाइटीज़ में इस तरीके के आउटब्रेक होते हैं तो रिकॉग्निशन मिल जाता है, नहीं मिलता। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि कोविड ने सबको इक्वली ट्रीट किया है। ठीक है, पैसे वाले को भी उतना ही परेशान किया जितना गरीब को किया है। तो इसलिए कोविड का वैक्सीन भी देखो 6-7 महीने के अंदर तो डेवलप हो गए और लोगों को वैक्सीनेट कर दिया 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ ने, है ना। दूसरी तरफ टीबी जैसी बीमारी जो इतने सालों से परेशान कर रही है गरीब लोगों को, उनके ऊपर कोई सुध ही नहीं लिया जा रहा है, जबकि इतने आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि नई बीमारी तो आ गई, पर इस नई बीमारी को एक बार थोड़ा सा अगर एनालाइज किया जाए तो ये बीमारी नई नहीं है, बहुत पहले से चल रही है। फ़र्क इतना सा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को अब इसके रेपरकशंस देखने को मिल रहे हैं हीट वेव के तौर पे। ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है जो हमने अभी डिस्कस कर ली। इसके आगे हम देखेंगे यहाँ पर ये जो डिजिटल एज वाइट मैन्स बर्डन, कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में और टारगेट था कि हम इंडियंस को या फिर ईस्टर्न सोसाइटी या फिर ओरिएंटलिस्ट जो लोग हैं, आप कह सकते हो जो ईस्टर्न सोसाइटी के लोग हैं, एशियन लोग हैं, उनको हम प्रमोट करना चाहते हैं, उनको लाइफस्टाइल उनकी इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। फेसबुक भी इसी तरीके से आई है। अब फेसबुक है, अभी इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल के आ रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड होना, फेक न्यूज़ का स्प्रेड होना, कम्युनल वायलेंस, कम्युनल हेट्रेड, इसका राइज होना। ये सारी चीज़ों को एग्जर्बेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है ये सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। तो इसी चीज़ को काउंटर कर रहे हैं यहाँ पर भास्कर चक्रवर्ती जी, कि ये तो हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि जो फेसबुक के विसल ब्लोअर है, जो रिसेंटली उन्होंने सारी बातें रिलीज़ की है कि किस तरीके से फेसबुक या फिर इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में केवल प्रॉफिट कमाना उनके लिए ज़्यादा टारगेट वाली चीज़ है, ना कि लोगों की वेलफेयर इंश्योर करना या फिर एक स्टेबल सोसाइटी क्रिएट करना। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, एक तो ये चीज़। दूसरी, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। जैसे कि एक छोटी सी चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो फेक न्यूज़ है उनको रिमूव करने के लिए, या मिस इन्फॉर्मेशन है उसको रिमूव करने के लिए, फेसबुक जितना बजट अपना अलोकेट करता है ना, उस बजट में से 87% पैसा तो खर्च किया जाता है केवल और केवल यूएस में, जबकि फेसबुक की जितनी इनकम है उसका 52% जो इनकम है वो कनाडा और यूएस के अलावा जो बाकी बचे हुए कंट्रीज है ना, वहाँ से होती है। या फिर आप कह सकते हो जो ग्लोबल साउथ है, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ से अच्छी खासी इनकम होती है, पर वहाँ पर अटेंशन बिल्कुल भी नहीं दी जाती, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया फेसबुक का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा यूज़र बेस है इंडिया में, उसके बावजूद इंडिया में इस तरीके की अटेंशन नहीं देना शो क्या करता है कि जो बिहेवियर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाया था वही बिहेवियर फेसबुक अपना रही है। पर फ़र्क क्या है कि फेसबुक के जो मसीहाज हैं
वो तो बैठे हैं अमेरिका में, सिलिकॉन वैली में बैठे हुए और दूसरे ऑपरेट कर रहे हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो कम से कम आए तो थे इंडिया में, उन लोगों ने कम से कम यहाँ की हिंदी और बंगाली या फिर लोकल लैंग्वेजेस सीख करके लोग नेटिव्स के साथ में कॉन्वर्सेशन तो किया था। अब यहाँ पर फेसबुक तो ये कहती है कि हमारे पास में बंगाली और हिंदी के अंदर एक्सपर्टाइज अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में जो भी न्यूज़ स्प्रेड हो रही है हिंदी में या बंगाली में तो उसको हमने अच्छे से रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो भाई आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म हो, क्या आपके पास में ऐसे लोग ही नहीं है? अच्छा, सवाल ये भी आता है कि आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो तो फिर ये बताओ डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो पोस्ट डाली जाती है तो डालने के लिए प्लेटफॉर्म पे आपने ये ऑप्शन क्यों दिया? सवाल ये है ना। हिंदी में टाइपिंग की जा सकती है आराम से, हिंदी में पोस्ट डाली जा रही हैं, बंगाली में पोस्ट डाली जा रही हैं, और ये केवल बंगाली या फिर हिंदी की बात नहीं है, जो ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो लैंग्वेजेस हैं उन सबको ही इसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। दैट मीन्स फेसबुक बिल्कुल सीरियस नोट पे नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर काउंटर किया जा रहा है कि एज तो डिजिटल आ चुकी है, एडवांसमेंट बहुत हो चुका है, पर अभी भी माथे में यही सोच लेकर के बैठे हैं कि वाइट मैन्स बर्डन, कि हम इन सोसाइटीज़ को डेवलप करेंगे या इन सोसाइटीज़ को अपग्रेड करेंगे। जबकि रियलिटी क्या है कि हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये चीज़ यहाँ पर राइटर के द्वारा बताई जा रही है, जो समरी हमने यहाँ पर ले ली। इसके अलावा ये आर्टिकल है बांग्लादेश के सामने क्या टास्क है। बेसिकली देखा जाए तो बांग्लादेश जब से लिबरेट हुआ है 1971 से, तब से लेकर अभी तक वहाँ पर सेक्युलरिज्म, फिर उसके बाद में इस्लामिक रिलीजियस आइडियोलॉजी का प्रमोट होना, फिर से सेक्युलर हो जाना, ये एक ट्रांजिशन बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। बट अभी रिसेंटली आपको पता है कि दुर्गा पूजा के टाइम पे बहुत सारे मंडपों को तोड़ा फोड़ा गया और बहुत वहाँ पर जो हिंदूज़ थे उनको इंजरीज़ का सामना करना पड़ा, बहुत अटैक हुआ उन पे। तो उन चीज़ों को देखो कंडेम भी किया गया, और उन वहाँ की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी, उन्होंने एक्शंस भी प्रॉपर लिए हैं। तो यहाँ पर राइटर एक चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं कि बोले साउथ एशिया में ये जो कम्युनल हेट्रेड है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। ठीक है, तो इसका सामना तो देखो अलग अलग कंट्रीज़ को सबको करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें चाहे इंडिया की बात करो या फिर पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करो। ठीक है, तो यही चीज़ें बताई जा रही है कि एक प्रॉपर मैनर में काम करने की ज़रूरत है, माइनॉरिटीज़ को कंटेन करने की ज़रूरत है। वैसे तो शेख हसीना गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज़ फॉर एग्जांपल हिंदूज़ को अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर लो या फिर इलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, अवामी लीग से बिलोंग करती हैं शेख हसीना। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई जा रही है पूरी की पूरी। इसके अलावा अनक्वाइट इन इथियोपिया, इस आर्टिकल पे भी एक बार हम नज़र डालेंगे कि किस तरीके से एक सिविलियन वॉर की सिचुएशन बनी हुई है इथियोपिया में, जानेंगे। तो चलिए, जो समरी लेनी थी वो तो हमने ले ली, अब बचे हुए आर्टिकल्स पे भी एक बार नज़र डालते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है सेटिंग द टेबल। देख लो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल की मीटिंग दिल्ली में होनी है वेंसडे, मतलब आज वेंसडे हो गया। तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या तो बातचीत होगी, क्या कंटेक्स्ट है, ये हमें बहुत हद तक क्लियर है। जिसमें एक तो क्या बातचीत, तो कंटेक्स्ट तो क्या होने वाला अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है वो। तो इसमें देखो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल की जो मीटिंग है इसमें रशिया, ईरान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इनके तो एनएसएस आ रहे हैं। पाकिस्तान के एनएसए ने पहले ही मना कर दिया कि इंडिया, जो कि एक स्पॉइलर है, स्पॉइलर कंसिडर किया गया है, पाकिस्तान वैसे स्पॉइलर मानता है, तो इंडिया एक स्पॉइलर है, वो कैसे एक पीसफुल एंगेजमेंट इंश्योर कर सकता है। तो ऐसे कह के तो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ठीक है, मोईद यूसुफ ने मना कर दिया। फिर उसके बाद में चाइना है, चाइना ने भी अपनी तरफ से मना ही कर दिया है, विड्रॉ कर लिया है, पर हाँ अभी ओपनली आके नहीं कहा है, बस इतना सही मानो आप। बाकी चाइना भी अटेंड नहीं कर रहा है इस मीटिंग को। तो देखो, इस मीटिंग में अगर देखा जाए तो दो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स तो इन्वॉल्व हो ही रहे हैं ना, एक तो ईरान हो गया और एक हो गया रशिया। तो दोनों का यहाँ पर एंगेज करना ये इंडिया के लिए एनकरेजिंग है। इसके अलावा ईरान भी अपनी तरफ से एक मीटिंग बुलाने वाला है और दूसरा रशिया भी एक मीटिंग बुलाने वाला है, पर उसमें दोनों मीटिंग्स में इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया है अभी तक। खैर, अगर हम देखें तो इंडिया अभी क्या मुद्दा हाईलाइट करेगा, उनमें से सबसे मेन बात है जैसे हक्कानी नेटवर्क का जो इन्वॉल्वमेंट है ना तालिबान रिजीम में अभी करंटली, जिसको हम बोलते हैं कि पाकिस्तान बेस्ड यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंटिटी, बोला उसका इन्वॉल्वमेंट वहाँ की सरकार में हो रहा है, तो वो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। ठीक है, दूसरा इंडिया के लिए जो मेन कंसर्न है दैट इज़ कि अफगानिस्तान है वो टेरर सेंट्रल फिर से ना बन जाए। नहीं तो आपको पता है कि अगर टेररिज्म अफगानिस्तान में होगा तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट, मतलब उसका
इफेक्ट आसपास के एरिया में भी देखने को मिलेगा और इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो इस चीज़ के लिए इंडिया कंसर्न है। ठीक है, इसके आगे अगर देखें तो जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो ये जो मेथड था ना, ये मेथड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है। क्योंकि एक तरीके से जो सोवरन या लेजिटिमेट जो गवर्नमेंट्स हैं, जिनका तरीका कम से कम लोगों से इलेक्ट होकर के फिर बाद में रिजीम चलाना होता है, लोगों की कहीं ना कहीं कंसेंट होती है उसमें, उसकी बजाय अगर आप हथियार बंद क्रांति करके और फिर बाद में अगर सत्ता आती आते हो, तो वो फिर अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, कम से कम डेमोक्रेसीज के लिए। तो ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा जो सवाल उठ के आता है वो ये, अब अगर हो सकता है मेरे जो दिमाग में आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एडिटर नहीं बता रहे हैं, कि जिस तरीके से तालिबान ने टेक ओवर किया उसको चाइना पूरा सपोर्ट इसलिए करना चाह रहा है कि कम्युनिस्ट जो रिजीम होता है उसमें जिस तरीके से एक रिबेलियस मैनर में हाथ में हथियार लेकर के और पूरी सत्ता को उखाड़ दो और नए पैटर्न के ऊपर आप काम करना शुरू कर दो, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैच हो रही है तालिबान की और चाइना का जो एटीट्यूड है जिस तरीके से। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे पढ़ा, इतना हम पढ़ रहे हैं, इतना कुछ जान रहे हैं और चाइना अपनी तरफ से कोऑपरेट कर रहा है, और पाकिस्तान के तो देखो सारे के सारे पूरे के पूरे स्टेक्स वहाँ पर इन्वॉल्व हैं ही, तो उसका केस अलग है। और पाकिस्तान भी डेमोक्रेसी के नाम पे आपको पता है कि बहुत बड़ा एक कहता है ना धब्बा ही है एक तरीके से। खैर आ जाओ फिर से आर्टिकल पे, हो सकता है मैं गलत हूँ मेरे ओपिनियन में, मैं बोल रहा हूँ आपको, पर मेरा ऐसा सोचना आया अभी। ठीक है, ऐसे में अब देखो कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए इंडिया ने कम से कम अपनी तरफ से कदम तो उठाए। वैसे तो ये मीटिंग देखो 2020 लास्ट में होनी थी, पर कोविड की वजह से ये मीटिंग नहीं हो पाई, पर अगर ये मीटिंग पहले हो जाती तब कितना चेंज रहता और आज कितना चेंज है, दोनों को अगर समझें तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अफगानिस्तान में आज के टाइम पे इंडिया के पास में कोई लेवरेज नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। ठीक है, अगर 15 अगस्त को तालिबान ने टेक ओवर किया 2021 में, उसके पहले देखें तो वहाँ पर अशरफ गनी की सरकार चल रही थी ना, तो उसमें हमारे फिर भी स्टेक्स थे, अफगानिस्तान के लोगों के साथ में हमारा सीधा कांटेक्ट हुआ करता था, हमारा इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू बढ़ रहा था, पर उसके बावजूद वहाँ पर हमारी बातचीत नहीं होने की वजह से वो जो लेवरेज थी वो भी ख़त्म हो गई। और आज हम बात कर रहे हैं केवल दूर दूर से, जिसमें कि हमें हमारी अफ़गानिस्तान की सॉइल पे सीधी एंगेजमेंट है भी नहीं, और वहाँ पर जो की प्लेयर है पाकिस्तान, वो बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता है इंडिया को कि इंडिया वहाँ पर अपनी तरफ से कोई पार्टिसिपेशन इंश्योर करे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले तो क्या था, पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट में हमारी पकड़ थी, हमारे दोस्त लोग थे, सिविल सोसाइटी में भी अच्छी खासी पकड़ थी, पर अभी वो लेवरेज हमारे पास में नहीं है। तो यही चीज़ है कि हमें हमारी पकड़ बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रही सही में अभी जो वहाँ से माइग्रेंट्स निकलना चाह रहे हैं उनको भी हम इंडिया में एंटर होने से रोक रहे हैं, तो इसकी वजह से और ज़्यादा एक कह सकते हैं कि इंडिया के साथ में एंगेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही है अफ़गानिस्तानी लोगों की, किसके साथ, इंडिया के साथ में। अब रशिया और ईरान की बात करें तो ये दोनों तो आ जाएंगे बातचीत करने के लिए, पर ये भी फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, पर इंडिया को अभी तक इन्वाइट नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि दिल्ली का जो रोल है अफगानिस्तान में अब बहुत हद तक लिमिटेड हो चुका है। बायलैटरल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री है सारिस्तान, रशिया और ईरान, ये केवल और केवल बायलैटरल रिलेशनशिप बेसिस के ऊपर यहाँ पर इंडिया में आ रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल की मीटिंग के लिए। बाकी जो लोग हैं वो अपनी तरफ से, जैसे पाकिस्तान और चाइना दोनों ने विड्रॉ कर ही लिया है, क्योंकि पाकिस्तान के एनएसए ने तो बोल दिया ना इंडिया एक स्पॉइलर है, हम कैसे इनको एंगेज करवा सकते हैं अफगानिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा चाइना की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हुआ है। ठीक है, उसका जितना खतरा इंडिया को है ना, उतना ही खतरा चाइना को भी है। कैसे है वो खतरा, अब चाइना जल्दी से मतलब तालिबान के रिजीम को सपोर्ट करना भी चाहता है, और पीछे मतलब हिचकिचा क्यों रहा है, इसके पीछे उइगुर मुस्लिम्स है ना। तो उइगुर मुस्लिम्स जो हैं, अगर उनमें मिलिटेंसी को राइज करने में तालिबान जैसे स्टैब्लिशमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो चाइना को इनस्टेबल होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना, शिनजियांग प्रोविंस में जो उइगुर मुस्लिम्स हैं सारे के सारे, जिनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा जा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को, तो उस चीज़ को लेकर के चाइना बहुत ज़्यादा कंसर्न है। पर वही चीज़ है कि चाइना के एनएसए की मीटिंग में ना आना, इस मीटिंग में ना आना,
और कंसर्न सेम होना, ये अपने आप में चाइना के लिए एक क्वेश्चन मार्क तो है कि भाई वो चाहता क्या है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के एनएसए ने ये मीटिंग ज्वाइन करने से मना कर दी, तो उनके ऊपर भी सवाल है कि जी यहाँ पर इंडिया तो एक तरीके से अपना एक रीजनल इंपॉर्टेंट की प्लेयर के होने के नाते तौर पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसके अंदर आप शांति से एंगेज नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी देख ली थी कि पाकिस्तान के सामने तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है, इस मीटिंग में आना या नहीं आना। नहीं आना, नहीं आता है पाकिस्तान, तो इसका मतलब पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान में पीस नहीं चाहता है। और अगर आता है तो कश्मीर वाले मुद्दे के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर वहाँ के लोग ही प्रेशर बना लेंगे पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, सरकार है, उस पर। तो ये कुछ सिचुएशन थी, वो हमने अंडरस्टैंड की। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है चेन्नई वार्निंग। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते अभी हैवी रेनफॉल्स देखी गई है, जिसकी वजह से चेन्नई 2 से 3 दिन बिल्कुल शट डाउन कर दिया गया है। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून क्यों बोला है, यह आपको मैकेनिज्म मैं पहले बता चुका हूँ। अगर इंडिया का मैप हम देखें तो नॉर्मल कंडीशंस में हमारे जो रेनफॉल होता है वो अरेबियन सी से उठने वाली जो हवाएं होती है वो इस तरीके से आती है हमारे। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से उठने वाली हवाएं हैं, तो इंडिया में नॉर्मल जो रेनफॉल हम रिसीव करते हैं वो साउथ ईस्ट मानसून से रिसीव होता है। पर जब मानसून विड्रॉ करता है तो हवाएं बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स हो जाती हैं। अब रिवर्स हवाएं होंगी तो इस केस में ये हवाएं तो इधर से लैंड से ओशियन की तरफ निकलेंगी, तो यहाँ पर तो कोई रेनफॉल का सिनेरियो बनेगा नहीं, क्योंकि इधर क्या है, लैंड। लैंड में कहाँ मॉइस्चर मिलेगी, मॉइस्चर मिलती नहीं है। अब बात आ जाती है इधर, ये वाला जो पोर्शन है इधर वाली कोस्ट का, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। अब कोरोमंडल कोस्ट की सिचुएशन ऐसी होती है कि यहाँ पर जो विड्रॉइंग हवाएं हैं, विंड्स हैं, इनकी डायरेक्शन आप देखोगे तो ओरिजिन हो रही है ये नॉर्थ ईस्ट से। इसलिए इस मॉनसून को, मॉनसून का मतलब क्या होता है कि विंड रिवर्सल होता है सीजन के बेसिस पे। तो ऐसे में नॉर्थ ईस्ट से ये हवाएं निकलती हैं, विड्रॉ करती हैं, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर के और यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट पे रेनफॉल करती हैं। और ये टाइम है अक्टूबर नवंबर का, और इसी टाइम पर आप देख सकते हो चेन्नई में ज़बरदस्त रेनफॉल रिसीव हुआ है। आप देखो सिटी में जो बड़े बड़े रेजिडेंशियल एरियाज़ है, कॉमर्शियल हब्स हैं, वो सारे इनंडेटेड है। दैट मीन्स सारे पानी में डूबे हुए हैं। स्कूल, कॉलेजेस, रेलवे सब बंद कर दिया गया है। बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर जो बना था, जिसकी वजह से ये रेनफॉल रिसीव हुआ, वो चलो ठीक है कि थोड़ा सा सीवियरिटी वाले लेवल से बाहर निकल चुका है। दैट मीन्स अब रेनफॉल थोड़ा सा कंट्रोल होने का स्कोप दिखाई दे रहा है। पर अभी तक हम देखें तो हमारे पास में प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात करें ना, तो 2015 में नवंबर महीना, आप मान के चलो इस पिछली पूरे 100 सालों के अंदर वेटेस्ट मंथ निकला था 2015 का। और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लर्निंग्स हमें मिली थी, बहुत ज़्यादा मतलब एक कहता है ना, वार्निंग मिल गई थी कि भाई आप अभी भी अपनी सिटीज़ की डेवलपमेंट को सस्टेनेबल मैनर में नहीं कर पा रहे हो। उसके बावजूद ये सिचुएशन बन रही है, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं सीखते हैं। कल की भी हमने देखा था ना कि महाराष्ट्र में भंडारा हॉस्पिटल में जनवरी में आग लगी थी, है ना। तो उसके बाद में एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, और उस कमेटी ने अपनी तरफ से 15 रिकमेंडेशन दे दी थी जनवरी फरवरी में ही। और उस 15 कमेटी में से 15 रिकमेंडेशन में से 3 रिकमेंडेशन इतनी इंपॉर्टेंट थी कि हाँ भाई, फायर वार्डन है वो डिप्लॉय किया जाएगा, स्टाफ मेंबर्स उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट क्या रहा कि भंडारा हॉस्पिटल में फायर के बाद में जनवरी 2021 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक, और अक्टूबर नहीं, नवंबर 2021 तक, अभी कल परसों तक 5 बार हॉस्पिटल्स में फायर आग लग चुकी है। और जिसकी वजह से बहुत सारे जो बीमार लोग थे, जो वहाँ पर ट्रीटमेंट लेने गए थे, ज़िंदगी बचाने गए थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी। तो यहाँ पर लर्निंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। दैट मीन्स कि वही है, पेपर वर्क ज़्यादा है और काम कुछ होता नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही कम है। ये अपने आप में चिंता की बात है, और वही चीज़ यहाँ पर हाईलाइट हो रही है चेन्नई में, जो अभी फ्लड्स अभी देख रहे हैं। 2015 में एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन बनी थी, ठीक है, उसकी वजह से हैवी रेनफॉल हुआ और उसकी वजह से फ्लड्स आ गई थी। तो ये देखो सिग्नल है क्लाइमेट चेंज का, पहली चीज़ तो। दूसरा ये कि ये सिचुएशन बनती क्यों है, क्योंकि सिटीज़ का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, जो भी बाहर सिटीज़ बन रही हैं, वहाँ पर आप देखो कि जो पहले कोई ज़माने में रिवर्स हुआ करती थी, उन रिवर्स के कैचमेंट एरिया को आपने कैप्चर कर लिया। तो वहाँ पर रेनफॉल अगर आएगा, और अगर लो लेइंग एरियाज़ में जो
अब डिप्रेस हैं, आप कह सकते हो कि खड्डा, यूँ मान लो रिवर यूँ फ्लो होती है, इधर से कोई ज़माने में पहले फ्लो होती थी और यहाँ पर आपने मकान बनाने शुरू कर दिए तो भाई रेनफॉल आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर तो इनंडेशन होगा कि नहीं, जो भी कंस्ट्रक्शन आपने कर दिया। इसी तरीके से लेक्स हैं या टैंक्स हैं, उनके आसपास में आप डेवलपमेंट के नाम पर लगातार कंस्ट्रक्शन करते चले जा रहे हो तो वो भी तो डैमेज होगा ही ना, सिस्टम सारा का सारा। इकोलॉजी को डैमेज किया, डेवलपमेंट कर दिया, डेवलपमेंट के नाम पर आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी और फिर बाद में बाढ़ आएगी, वही डेवलपमेंट तहस नहस हो जाएगा और निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। तो ऐसे में आप ऐसा डेवलपमेंट के नाम पर काम ही क्यों करते हो? तो देखो, चेन्नई के पास में दो इंपॉर्टेंट रिवर्स, एक तो अडियार रिवर, एक हो गई कुओम रिवर, दोनों का कैचमेंट एरिया बहुत ही ज़्यादा कवर कर लिया गया वहाँ पर चेन्नई में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के चलते। इसके अलावा जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किए जा चुके हैं, डेवलपमेंट के नाम पे कंस्ट्रक्शन किए जा चुके हैं। तो वैसे ही धीरे धीरे हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इनकी वजह से सी लेवल है वो राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है और साथ में जो ओशियंस में वाटर है उसका टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। टेम्परेचर राइज होगा तो वाटर वेपर ज़्यादा बनेगी तो रेनफॉल भी इंटेंसिवली होगा और साथ में सी लेवल अगर राइज होगा तो कोस्टल एरिया में जो भी घर है, गांव है, शहर हैं, वो धीरे धीरे डूबना शुरू करेंगे। तो पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि क्या हमने कुछ सीखा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा बकिंघम कैनाल की बात करें, बकिंघम कैनाल का काम ही ये था कि फ्लड के पानी को, एक्सेस पानी को बाहर निकाला जा सके, पर उसी कैनाल के कैचमेंट एरिया को भी कवर कर दिया तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होने लग गई। मतलब बिना सोचे समझे सिटीज़ में केवल और केवल प्लानिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लगातार होती चली जा रही है। तो ऐसे में आप देखो वहाँ पर बकिंघम कैनाल के आसपास में लगभग 1.5 लाख इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। अब आप बोलो क्या हाल कर दिया यहाँ पे, ठीक है? तो नेचुरल एसेट्स हैं भाई, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, इनको प्रोटेक्ट करना तो ज़रूरी है ही, पर साथ में जो हमारे लोग हैं उन लोगों की ज़िंदगियां भी बचाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना? तो हमारे जो अर्बन सेंटर्स हैं उनका जो एवोल्यूशन है वहीं पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डेवलपमेंटल लेवल, प्लानिंग लेवल पे ही हमें सोच समझ करके काम करना होगा, पर वही चीज़ें सरकारें बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं। और एक चीज़ बताई जा रही है कि 21st सेंचुरी एंड होगी ना, तब तक आप मान के चलो इंडिया की जीडीपी क्लाइमेट चेंज की वजह से लगभग 10% तक लॉस हो चुका होगा। अब आपके लिए एक टास्क है, वो आप जरूर करोगे। जो कोस्टल रेगुलेशन, कोस्टल जोन रेगुलेशन CZRs है ना, कोस्टल जोन रेगुलेशंस, ठीक है, उनके बारे में आप जरूर पढ़ोगे। नोटिफिकेशन 2019 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया हुआ है, तो उससे आप जरूर पढ़ोगे, क्योंकि चेन्नई और मुंबई इनसे रिलेटेड। मुंबई में फ्लड्स आप देखते हो कितना जल्दी मुंबई पूरा का पूरा डूब जाता है कुछ मिनटों में। अगर ढंग से बारिश आ रही है तो कुछ मिनट या शायद 1 से 1.5 घंटे के अंदर मुंबई डूब जाती है, बाढ़ आ जाती है। सिटीज़ का हाल ही यही है, तो आप एक बार ये ज़रूर पढ़ोगे। इसके आगे अगर देखें तो चेन्नई का केस हमारा चल रहा है, उसमें वाटर स्पेस है वो ख़त्म हो रहा है। तो सवाल यही है, देखो सोल्यूशन क्या है इसके लिए? तो यही है कि जितना कुछ अवेलेबल है ना हमारे पास में रिसोर्सेज, उनको तो मैनेज कर लो यार, है कि नहीं? बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कैचमेंट एरिया जो है रिवर्स का या फिर जो बड़े आसपास में लेक्स हैं, उनको अगर हम यूं ही कैप्चर करते चले जाएंगे तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही ना आने वाले टाइम पे। और यही सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है। तो हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से जो भी चैलेंजेस या वेगरीज का सामना करना पड़ रहा है, इससे हमें अगर वाकई में कंटिन्यू रखना है, सस्टेनेबल मैनर में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए देखो इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ आ गई चेन्नई से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अनक्वाइट इन इथियोपिया। सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है वहाँ पर। गुरजीत सिंह, देखो ये इथियोपिया में इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं, तो इनका एक्सपीरियंस यहाँ पर है। बेसिकली इस आर्टिकल में हम जो चीज़ें देख रहे हैं ना, वो आप कहीं पर भी सजेशन के तौर पे दे सकते हो कि किसी भी कंट्री में अगर सिविल वॉर है तो उस सिविल वॉर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली अगर इथियोपिया का सिनेरियो हम जाने, इथियोपिया अभी करंटली अनहैप्पी स्टेट में, अनहैप्पी कंडीशन में चल रहा है, ठीक है। अफ्रीका ने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि अफ्रीका का इकलौता एक ऐसा ये कंट्री है या एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर कभी कॉलोनियलिज्म फ्लॉरिश हो ही नहीं पाया, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अच्छे से, कहते हैं ना, मज़ा चखाया था इनको।
मतलब जो भी अंग्रेज थे, फ्रेंच थे, इनको इन्हीं के अंदर डिवाइड, मतलब इन्हीं के बीच में डिस्प्यूट था, इस वजह से इतना ज़्यादा कॉलोनियलिज्म यहाँ पर फ्लॉरिश नहीं हो पाया था, ज़्यादा गुलामी नहीं झेली थी। पर आज के टाइम पे आप देखो कि जो टिग्रे रीजन है, इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, ये हम मैप ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत बार। अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप देखोगे तो इस तरीके से होता है, जिसमें इधर बाहर वाला जो पोर्शन है, ये तो देखो सोमालिया है, यहाँ पे इथियोपिया यहाँ पर आ जाता है, फिर यहाँ पर अरिट्रिया, जिबूती और अरिट्रिया दोनों आ जाते हैं, फिर इधर से सूडान आ जाता है, और ये बीच में यहाँ पर हो जाता है कौन, इथियोपिया। तो इथियोपिया में जो एरिट्रिया से बॉर्डर शेयर होती है ना, वहाँ पर टिग्रे रीजन है, और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने देखो हथियारबंद क्रांति कर रखी है कि भाई अदिस अबाबा, मतलब इथियोपिया की कैपिटल में जो सरकार चल रही है, बोलो उसको उखाड़ के फेंको। तो ऐसे में ओरोमो लिबरेशन आर्मी ये काउंटर कर रही है किसको, इथियोपियन गवर्नमेंट। और पीएम कौन है वहाँ के, पीएम एबी अहमद जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में इथियोपियन गवर्नमेंट को लगातार उखाड़ना, और इथियोपियन गवर्नमेंट की जो पार्टी है अभी करंटली, जिस पार्टी की वहाँ पर रूलिंग चल रही है, दैट इज प्रॉस्पेरिटी पार्टी, उस पार्टी को उखाड़ने की पूरी कोशिशें की जा रही है टिग्रे रीजन में, ठीक है ना। अब इसमें सवाल ये है कि अभी जो सिचुएशन इथियोपिया में बनी हुई है बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लगातार बढ़े हुए हैं। इवन ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स की अगर बात करें, इवन यूएन कमीशन जो वहाँ पर डिप्लॉयड है, उनका भी यही कहना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ऐसे में जो टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है, TPLF, ये लीड कर रहा है मेन तो इस ऑब्जेक्शन को कि कैसे भी करके सरकार को उखाड़ के फेंका जाए। अब सिचुएशन ये है कि मतलब अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इथियोपिया में अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और क्या सोल्यूशन अभी निकल सकता है। पहला, सीज फायर एग्रीमेंट करवाना चाहिए दोनों के बीच में, सरकार के बीच में भी, और दूसरी तरफ जो टिग्रे रीजन में जो लिबरेशन पार्टी है दैट इज TPLF। एक सेकेंड, तो इनके बीच में सीज फायर एग्रीमेंट करवाया जाए, जिसमें यूनाइटेड नेशन, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, US ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। पर अभी तक इन चारों एंटिटीज़ में से किसी ने भी अच्छे से अपना रोल प्ले नहीं किया है कि कोई सोल्यूशन निकाला जाए। देखो, सीज फायर अगर साइन होना तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि दोनों पार्टीज़, एक तरफ तो TPLF है और दूसरी तरफ वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है AB या फिर प्रॉस्पेरिटी पार्टी, दोनों इस चीज़ को माने कि हाँ वाकई में हम आने वाले टाइम पे एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो एक तो सीज फायर होना चाहिए, और साथ में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो बढ़ता चला जा रहा है उसको टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें फंडामेंटल इशू जो आ रहा है, सेकंड पॉइंट ये आ रहा है कि वहाँ पर एथनिक फेडरलिज्म के ऊपर काम करना शुरू किया था 1995 में। 1995 में इथियोपिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें एथनिक फेडरलिज्म, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है कि लैंग्वेज के नाम पे जिस तरीके से हमारे डिवीज़न किया गया था ना स्टेट्स का, जिससे कि लोग भी खुश रहें और उनकी लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है वो भी प्रिजर्व रहे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से वहाँ पर एथनिक, मतलब वहाँ के जो सोशल ग्रुप्स थे उनके हिसाब से स्टेट्स में डिवीज़न कर दिया और उनको मिला करके और फिर बाद में एक फेडरलिज्म या फेडरेशन बना दिया जिसको इथियोपियन फेडरलिज्म बनाया गया। पर मुद्दा क्या उठ रहा है कि यहाँ पर अभी तक भी जो टिग्रे रीजन है वहाँ के लोग इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। टिग्रे रीजन के लोग बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है कि भाई एथनिक फेडरलिज्म के बेसिस पे काम करना था और उसको आप सेंट्रलाइजेशन में कन्वर्ट करते चले जा रहे हो। मतलब क्या हो गया कि अदिस अबाबा में अभी जो प्रॉस्पेरिटी पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है उस पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी पावर्स को कंसंट्रेट कर लिया। तो इस वजह से टिग्रे रीजन का मेन कंसर्न यही है कि भाई पावर हमारी हाथ में आनी चाहिए थी, डिसोल्यूशन प्रॉपर होना चाहिए था, उसके बावजूद डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था पावर का, उसका उल्टा आप सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो। तो कहाँ पर वो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। दूसरा मुद्दा ये आ रहा है। तीसरा मुद्दा ये कि जब इलेक्शन की विक्ट्री हुई थी प्रॉस्पेरिटी पार्टी की, ठीक है, तो उसके टाइम पे नई पार्लियामेंट बनना, नया कैबिनेट बनना, ये सारी चीज़ें बनना हो गई। पर जो रिबेलियस ग्रुप हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन कर रखा था उस टाइम पे पूरे इथियोपिया में कि ये सरकार जो भी बन रही है उनके साथ में, उन रिबेलियस ग्रुप्स के साथ में सरकार ने कोई एंगेजमेंट नहीं रखी। मतलब वही डेमोक्रेटिक मैनर में बातचीत नहीं की, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ से नहीं उठाई प्रॉपरली, ठीक है, या फिर वायलेंस को रोकने की अपनी तरफ से कोशिशें की भी गई तो इतना ज़्यादा आउटकम उनको अच्छे से नहीं मिला। इसके अलावा एक प्रोपेगेंडा जो था, प्रोपेगेंडा का मतलब कोई भी आइडिया जिसको प्रमोट किया जा रहा है वो चीज़ें वहाँ पर चलती रही। तो एक ये मुद्दा हो गया कि इलेक्शन रिजल्ट्स
कि बाद में नए कैबिनेट में और नए पार्लियामेंट में रिबेलियस ग्रुप्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। इसके अलावा चौथा मुद्दा निकल के आता है कि 25 मिलियन लोग वहाँ पर हैं, ठीक है, तो उनको ज़रूरत है लगभग 2.7 मिलियन डॉलर्स के असिस्टेंस की। पर वही चीज़ है, मतलब कि कैसे उनको 25 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है जिसमें से 2.7 मिलियन डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो यूएन जैसे एंटिटीज़ को यहाँ पर अपना रोल प्ले करना चाहिए। पांचवा जो पॉइंट आ रहा है वो ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इथोपियन सिविल वॉर से रिलेटेड 12 बार मीटिंग्स कर दी, पर अभी तक भी एक भी रेजोल्यूशन नहीं लिया। तो यूएसए को अपनी तरफ से इस चीज़ को लीड करना चाहिए। वैसे तो अभी यूएसए ने अपने कंसर्न शो करने शुरू कर दिए हैं, अपने एक स्पेशल एनवॉय को डिप्लॉय भी कर रखा है, जेफरी फेल्टमैन को, पर वही चीज़ है कि अभी तक भी कोई आउटकम नहीं निकल रहा है, ठीक है। इथोपिया की बात करें तो इथोपिया यूएस को लगभग 525 मिलियन डॉलर्स का कंटेंट है ना वो एक्सपोर्ट करता है, 2020 का ये डेटा है। तो रिलेशनशिप वहाँ पर अगर बढ़ानी है तो ये ट्रेड को और वहाँ के कंसर्न्स को एड्रेस करना ज़रूरी है, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे फिर यूएस हो, या अफ्रीकन यूनियन हो, या फिर यूरोपियन यूनियन हो। तो यही चीज़ें बार बार बताई जा रही है कि लोग है ना इथोपिया के वो वेट कर रहे हैं कि कोई ढंग का सा रेजोल्यूशन मिल जाए जिससे कि शांति से वहाँ पर सिस्टम को आगे किया जा सके। अब एबी अहमद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इथोपिया के, अब उनको चाहे नोबेल प्राइज़ दे दिया आपने या प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने इलेक्शन में विक्ट्री हासिल कर ली हो, उसके बावजूद भी वहाँ पर शांति स्थापित नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो रिबेलियन ग्रुप्स हैं उनकी ज़रूरतें फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, या फिर उनको अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना रिबेलियस ग्रुप है ना वो तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रॉस्पेरिटी पार्टी दोनों के साथ एंगेज नहीं करना चाहती है, और दूसरी तरफ इधर जो एबी अहमद है और प्रॉस्पेरिटी पार्टी है वो उधर जो टिग्रे रिबेलियंस है उनके लीडर से एंगेज नहीं करना चाहते हैं। तो इसका एक बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है कि दूसरे लीडर्स, और भी तो लीडर्स है ना, अब जैसे टिग्रे रीजन के जो रिबेलियंस हैं उनको एबी अहमद के साथ में प्रॉब्लम है, तो उस केस में दूसरे जो लीडर्स हैं उनके साथ में एंगेजमेंट करवा दी जाए। उनकी ऑप्शंस तो निकालना ज़रूरी है ही ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे में सोल्यूशन 5 सोल्यूशन देखे हमने, है ना। तो पांचों सोल्यूशन को कहीं पर भी सिविल वॉर चल रहा है तो उस पर आप थोड़ा अपना ओपिनियन क्रिएट कर लेना इन 5 पॉइंट से। और इथोपिया का सीन तो हमें समझ में आ ही गया पूरा। ओके, आगे चलते हैं हम। लास्ट आर्टिकल है इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन। देखो इस आर्टिकल को लिखा गया है यहाँ पर प्रांजल भंडारी के द्वारा। देखो क्लाइमेट चेंज 26 ये सारा हम ऑलरेडी बार बार देख चुके हैं, क्या इंडिया ने कमिटमेंट लिए हैं। फिर आगे बता रही है राइटर कि इंडिया में टोपोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे यहाँ पर कोस्टल लाइन कितनी है, 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा हिमालयन ग्लेशियर्स की बात करें तो नॉर्थ में हमारे ग्लेशियर्स भी अवेलेबल है, फॉरेस्ट एरिया भी है, और साथ में हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो कोल और आयरन की कोई कमी नहीं है। तो सवाल क्या है कि एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज सर पे चढ़ गया है, दूसरी तरफ हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज और हमारी वल्नरेबिलिटी दोनों ज़्यादा हैं। तो इस केस में हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का हम अनसस्टेनेबल मैनर में एक्सप्लॉइटेशन ना कर लें, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा बढ़ सके। तो ऐसे में आईएमएफ की अगर स्टडीज़ की बात करें तो अगर जिस लेवल पे हम एमिशन कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे चलता रहा ना तो इंडिया की जीडीपी का लगभग 10% तक लॉस हो जाएगा 2100 तक आते आते, मतलब इस सेंचुरी के एंड आते आते। अब एक तरफ तो इंडिया का आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिया जो है वो पर कैपिटा एमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्ल्ड का जितना एवरेज है ना उसका केवल 1/3 ही पर कैपिटा एमिशन होता है इंडिया में, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया में अभी तक भी गरीबी, ठीक है, और हमारे यहाँ पर अभी भी बहुत सारे क्राइसिस हैं जो भी हमें हैंडल करने हैं। तो उनका नाम लेकर के हम जल्दी से कोई नई चीज़ करना नहीं चाहते कि भाई हमें भी तो आगे आने दो कम से कम, ठीक है। तो इन सारी चैलेंजेस को एक साथ कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसके लिए हमने पहले एक आर्टिकल भी देखा था कि हम डेवलपमेंट लाना चाहते हैं ना, तो डेवलपमेंट इस तरीके से हो जो कि टेक्नोलॉजी बेसिस पे हो, और टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि जो एमिशन को रिड्यूस करे। और आज अगर हम ग्रीन टेक्नोलॉजी बेसिस पे हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं ना तो उसका बेनिफिट ये रहेगा कि जिस तरीके से आज डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर है कि भाई उनको यू टर्न लेना पड़ रहा है, कैसे कि भाई डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने बहुत ज़्यादा एमिशन कर दी और आज उनको यू टर्न लेना पड़ रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इंडिया तो अभी डेवलपिंग है ना,
तो अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से तैयार कर ले जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाए, तो आने वाले टाइम पे फिर हमें यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे एमिशंस भी कम होंगे और डेवलपमेंट भी आराम से हो पाएगा। देखो, वैसे तो हमारी गवर्नमेंट ने टारगेट क्या किया है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में, कि हम जितनी हमारी इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी उसका 40% तक रिन्यूएबल एनर्जी को हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ के हिसाब से देखा जाए तो सितंबर 2021 में इंडिया में जितना पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है उसका लगभग 39% तो रिन्यूएबल एनर्जी हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अब तो चलो 50% कर दिया है COP26 में, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए थे, 50% टारगेट कर दिया गया है कि हाँ जितनी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी उसकी 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी का सेगमेंट रखेंगे। उसका 39% तो हम सितंबर 2021 में अचीव कर चुके हैं। पर क्या है कि हमने अब पहली बार अपनी तरफ से, क्योंकि देखो G20 कंट्रीज ने में से बहुत सारे कंट्रीज ने अपनी तरफ से कमिटमेंट ले लिए थे कि जी 2045 में जर्मनी कर लेगा, 2050 में US कर लेगा, 2060 में चाइना कर लेगा, कि कैसे भी करके हम मिलकर के और रिड्यूस कर लेंगे एमिशंस को और नेट ज़ीरो एमिशन पे हम अचीव कर लेंगे। तो उस चीज़ का इंडिया पर भी प्रेशर था, तो इंडिया ने भी अपनी तरफ से कमिटमेंट दे दिया कि हाँ 2070 आते आते हम भी नेट ज़ीरो टारगेट अचीव कर लेंगे। पर इसके लिए हमें काम भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके आगे अगर देखें, राइटर जो हैं वो बोल रही हैं एक तो पावर मिक्स का मतलब आप समझ चुके होंगे कि भाई फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्रोडक्शन, उसकी अगर बात करें तो वो हमने बहुत हद तक अचीव करना है। कैसे? अभी करंटली अगर देखें तो आप मानो कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड 85% तक हमारी डिपेंडेंस है पावर प्रोडक्शन पे। ठीक है, तो उसको हमें 2070 तक आते आते 20% तक लाना पड़ेगा। मतलब हमारी डिपेंडेंसी है ना, जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर सेक्टर है उसको हमें 20% तक लाना पड़ेगा, जो कि अभी 85% से थोड़ा सा कम है, उससे रिड्यूस करते करते 85% मतलब जो पहले हुआ करता था। अब तो खैर बहुत हद तक हमने 39% तक तो पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी अचीव भी कर ली है रिन्यूएबल एनर्जी में। इसके अलावा हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे हमें डिपेंडेंसी, कार्बन कैप्चरिंग स्ट्रेटजी जिसको हम बोलते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, उसको भी हमें अचीव करना है। ठीक है, नेट जीरो अप्रोच हमने अब टारगेट एक फिक्स कर दिया है ना, तो अब धीरे धीरे इसमें काम करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ में इंडिया ने अपनी तरफ से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात भी कह दी है कि भाई हमें टेक्नोलॉजी और फंडिंग प्रोवाइड करो, तब जा करके हम काम कर पाएंगे। ठीक है, इसके आगे अगर देखें तो इंडिया को अभी भी 60% एरिया की बात करें तो इंडिया का जो टोटल कैपिटल स्टॉक है, चाहे फैक्ट्रीज़ की बात करो, बिल्डिंग्स की बात कर लो, तो उसमें अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहें तो 2040 आते आते हमें जो बिल्डिंग्स की ज़रूरतें हैं वो आज बननी शुरू होंगी। मतलब क्या है कि आज जो बिल्डिंग बनेगी वो 2040 से 2060-70 तक अवेलेबल रह जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्यों ना हम ग्रीन टेक्नोलॉजी बेसिस पे ही हमारी ये जो नया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, नई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी बेसिस पे आज ही कर लें, जो कि फिर लंबे समय के लिए सस्टेनेबली मेंटेन रह सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या किया जा सकता है, जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस पे भी और या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी बेसिस पे हम कंस्ट्रक्शन या फिर जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे तो उसका फ़ायदा बहुत मिलेगा। कैसे? आजकल इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे आता है कि कौन सी कंपनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम कर रही है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो क्लीन टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही एफडीआई भी आएगा और उतना ही हमारी जीडीपी की ग्रोथ को भी बूस्ट मिलेगा। तो ये भी एक बेनिफिट बताया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 2 से 2.5 मिलियन एडिशनल जॉब्स नई क्रिएट होंगी रिन्यूएबल सेक्टर में 2050 आते आते। वो बात ठीक है कि अभी जो कोल सेक्टर में काम करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन लोगों का रोजगार छीना जाएगा, पर इन लोगों को हम ट्रेनिंग दे करके और इनको अब अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल्स होंगे कि हाँ भाई घरों के अंदर हमने रूफटॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर दिए, कहीं पर छोटे स्मॉल स्केल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप कर लिए, कहीं पे बायोमास क्रिएशन कर दिया, तो ये सारे डिसेंट्रलाइज मैनर में प्रोड्यूस होगी ना इलेक्ट्रिसिटी, तो उनकी मेंटेनेंस की, इनकी इंस्टॉलेशन में भी तो जरूरत पड़ेगी ना मैन पावर की, तो क्यों ना हम ट्रेनिंग दे करके और फिर बाद में जॉब्स क्रिएट कर दें। ये एक आइडिया यहाँ पर राइटर के द्वारा बताया जा रहा है। इसके आगे अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के घाटे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रही हैं डिस्कॉम्स की, तो उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि उनको एक तो अपग्रेड किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में वो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना स्मार्ट मीटरिंग या फिर नेट मीटरिंग को प्रमोट करें, या फिर जो
ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं उनको हम रिड्यूस करें, इसके लिए हमें डिस्कॉम्स को सपोर्ट किया जाए और साथ में डिस्कॉम्स का धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही मेन रोल प्ले करेगा। देखो गवर्नमेंट जो है वो एक कैटालिस्ट की तरह पुश कर सकती है, शुरुआत कर सकती है, बाकी जो काम है वो तो देखो प्राइवेट सेक्टर को ही करना पड़ेगा। इसके अलावा जो और मुद्दे हैं जैसे फेडरलिज्म का, फिस्कल कंस्टेंट का कि सरकार के पास में पैसा नहीं है, और ब्यूरोक्रेसी का जैसे कि रेड टेपिज्म की वजह से प्रॉपर काम नहीं होता, इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हमें पहले से टेक ओवर करने की, कंट्रोल करने के लिए काम करना होगा। इसके लिए क्या किया जा सकता है, एक कोऑर्डिनेशन के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार कर दो जिससे कि ये सारे लोग एक साथ बैठ करके अपनी प्लानिंग कर सकें। इसके अलावा हमें फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करवानी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके आगे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा, तो करंटली 70 से 80 बिलियन पर ईयर के हिसाब से देखें तो हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और आने वाले टाइम पर हर साल 160 बिलियन डॉलर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये सारा जो ट्रांजिशन हम करना चाहते हैं उसके लिए। इसके आगे सिमिलर अमाउंट की हमें और ज़रूरत पड़ेगी कुछ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बूस्ट करने के लिए, तो ओवरऑल ऐड कर दो लगभग 320 बिलियन डॉलर पर ईयर के हिसाब से हमारे यहाँ इंडिया में रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हम हमारा एनर्जी जो हम चाहते हैं ना क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो ट्रांजिशन है वो हम मतलब वो अचीव कर पाएंगे। गवर्नमेंट इसके लिए सेंट्रल रोल प्ले कर सकती है, फिर उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर भी आगे आ जाए, जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ का ट्रांजिशन होना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात ठीक है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जाएंगे तो ये बम्पी सिनेरियो रहेगा, बम्पी का मतलब अनसर्टेन रहेगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, पर इसके लिए देखो सेंट्रल बैंक को अपनी तरफ से तैयार करना होगा कि इन्फ्लेशन अगर राइज होती है, महंगाई अगर अचानक से राइज होती है, वेरिएशन आते हैं, वॉलेटिलिटी रहती है, तो उसको कंट्रोल अच्छे से किया जा पाए। ठीक है, इसके अलावा ऑयल की बात करो, कोल की बात कर लो, ये देखो धीरे धीरे अभी फिलहाल जो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बहुत हद तक हेल्प करता है सरकारों को। जैसे हम देखते हैं ना कि एक्साइज ड्यूटी लगा दी, वैट लगाते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं, ठीक है, तो उनके बेसिस पे फिस्कल जो आप कह सकते हो स्पेस है वो थोड़ा डाउन होगा, पर वही चीज़ है हमें एफर्ट्स भी तो लगाने पड़ेंगे ना। हमें क्या करने की ज़रूरत है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करनी हो, नई टेक्नोलॉजी की बेसिस पे जो बैटरीज हैं उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, सोलर पैनल की प्रोडक्शन को हमें और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, सब्सिडाइज करने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, वो सारी हमने ऑलरेडी देख ली है। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल्स तो बहुत हैं, पर एफर्ट्स हमें लगाने होंगे, तब जाके सस्टेनेबल मैनर में हम अपनी ग्रोथ और स्टेबिलिटी इंश्योर कर पाएंगे हमारी इकोनॉमी की। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है राइटर के द्वारा जो हमने देख ली है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।